दिल्ली में अंगीठी ने फिर जान ले ली है। दो अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत की खबर है। अलीपुर में अंगीठी के धुएं में दम घुटने से 4 लोगों की जान चली गई। ये चारों लोग एक ही परिवार के थे। इंद्रपुरी में भी अंगीठी के धुएं में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तो 2 अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हुई है। अंगीठी की वजह से लोगों की जान एक बार फिर गई है। तो इससे पहले भी इस तरह के दर्दनाक हादसे हुए हैं, क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, अंगीठी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, हीटर्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी कई बार यह ताकीद की जा चुकी है कि अंगीठी जलाकर रात में कमरे में ना रखें और बंद कमरे में अंगीठी का धुआं घातक साबित हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद यह सिलसिला लगातार जारी है और एक बार फिर दिल्ली के 2 इलाकों से खबरें सामने आई जहां 6 लोगों की जान चली गई इसी वजह से। और ठंड से बचने के लिए जलाई गई अंगीठी जानलेवा भी हो सकती है। दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में कमरे में अंगीठी जलाने से 6 लोगों की मौत हो गई। अलीपुर में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इंद्रपुरी में 2 लोगों की जान चली गई सिर्फ अंगीठी की वजह से। ये लोग ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे, जिसके बाद कमरे में धुआं फैल गया, जिसमें दम घुटने से इनकी मौत हुई है। कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मौत होने की इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं। जानकारों का कहना है कि रूम में कभी भी अंगीठी या कोयला जलाने के बाद कमरा बंद नहीं करना चाहिए। तो पीसीआर कॉल मिली थी थाना अलीपुर के एरिया में। तो यही चीज़, कुछ लोग जो हैं अनकॉन्शियस हैं, मतलब हिल नहीं रहे। तो पीसीआर की और ईआरवी की गाड़ी पहुंची मौके पे एंड फिर वो खिड़की तोड़ के अंदर से एक आदमी घुस के उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो यही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला कि सभी की डेथ हो रखी है, जिसमें 2 एडल्ट्स हैं, एक मेल एक फीमेल और 2 बच्चे हैं, 2 मेल चिल्ड्रन। प्राइमा फेसी अभी फॉरेंसिक टीम को बुलाया है और जो अंगीठी जला रहे हैं वो उसके सैंपल्स हमने ले लिए। अंगीठी भी हम इस केस को ले रहे हैं। तो सस्पिशन तो यही है कि वो सफोकेशन से डेथ हुई होगी, बट और इस पूरी खबर पर हमारी सहयोगी शालिनी भी हमारे साथ जुड़ गए। शालिनी, देखिए एक दर्दनाक हादसा, हालांकि लगातार ये कहा जाता है, बताया जाता है कि कभी भी कमरा बंद कर ऐसे ना सोएं, लेकिन फिर भी एक बड़ी लापरवाही भी थी। लेकिन अब परिवार वालों का, दूसरे साथियों का क्या कुछ कहना है? मैं आपको ये बताऊं कि मैं उसी इंद्रपुरी के इलाके के में ये जो घर है इसके सामने हूँ। C65 जो ये घर है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 2 लोग दोनों काम करते हैं। वो ऊपर की तरफ रहते थे, ऊपर इनका रूम है और यहाँ पर वो बाहर ये लोहड़ी जला रहे थे। लोहड़ी जलाने के बाद उन्होंने यहाँ से लकड़ियाँ उठाई और लकड़ी उठाकर घर में लेकर अपने रूम में लेकर चले गए। और रूम में चूँकि ठंड कल ज़्यादा थी तो उसको रूम में रख दिया और वो रात भर वहीं पर रखा रहा, उसको जलाकर सो गए। और वो उन्होंने सारी खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर रखा था। सिर्फ एक खिड़की थी, वो पूरी तरह से बंद थी, कोई रोशनदान तक खुला नहीं था। और जब यहाँ से जो ओनर हैं वो गए वहाँ पर, उन्होंने आवाज़ लगाई सुबह को बुलाने के लिए, क्योंकि एक ड्राइवर है और यहाँ पर नौकर ने काम करता है जो राम बहादुर, तो उनको आवाज़ दी बाहर से, लेकिन वो बाहर नहीं आए। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी बाहर नहीं आए। तो फिर उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा भी नहीं खुला रूम का। तो फिर पुलिस को कॉल की। पुलिस जब पहुँचती है, पुलिस गेट वो दरवाजे को तोड़कर अंदर जाती है तो देखती है कि दोनों की मौत हो चुकी थी। दोनों अलग अलग बेड पर सो रहे थे। तो रात में अंगीठी जलाकर सोने से बेहोश होने के बाद, अनकॉन्शियसनेस हुआ, उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो ये लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये बात हम खबरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि अंगीठी जलाकर बिल्कुल न सोएं, उसके तरह तरह के नुकसान है। उसके अलावा जानलेवा भी है। ये बार बार ये हिदायत दी जाती, बार बार डॉक्टर्स बोलते हैं, एक्सपर्ट्स बोलते हैं, लेकिन जब ठंड ज़्यादा होती है तो लोग कई बार अंगीठी जलाकर रखते हैं और कब उनको नींद आ जाती है, कब उनकी आंख लग जाती है, उनको भी नहीं पता चलता। और जब सुबह फिर वो अगली सुबह नहीं देख पाते हैं। तो ये लगातार शालिनी, एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी लापरवाही ने 6 लोगों की जिंदगियां छीन ली। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और इस खबर पर आगे भी नजर बना रखिएगा। देखिए एक और बड़ी खबर इस बीच थोड़ी देर में शुरू होगी। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिल्ली से मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं राहुल गांधी। राहुल के साथ कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। मणिपुर के थौबल जिले से शुरू होगी न्याय यात्रा।
और बीजेपी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। पार्टी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस के लिए न्याय सिर्फ एक शब्द है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के लिए न्याय सिर्फ एक शब्द है। जैसे भारत जोड़ो, असली में न्याय तो कभी उन्होंने पूर्वोत्तर के साथ किया ही नहीं। यहीं से राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं ना। आप 60 साल कांग्रेस के शासन को और 10 साल मोदी जी के कार्यकाल को देख लीजिए, कितना अंतर है। 60 बार से ज्यादा तो मोदी जी स्वयं नॉर्थ ईस्ट आए। कांग्रेस यूपीए के समय में उनके प्रधानमंत्री कितनी बार आए बताइए? 400 बार से अधिक तो मोदी जी की सरकार के मंत्री यहाँ आए हैं। पूर्वोत्तर में यहाँ विकास की एक लहर है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यात्रा को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। राहुल गांधी थेथरोलॉजी छोड़े, जोड़ो यात्रा के बदले, न्याय यात्रा के बदले आप ज्ञान यात्रा लें। कोई न कोई ज्ञानी गांव का आपको ज्ञान देगा, ज्ञान की कमी। और वहीं कांग्रेस से इस्तीफे के बाद मिलिंद देवड़ा ने का पहला बयान सामने आया। मैं विकास के रास्ते पर चल रहा हूं। मिलिंद देवड़ा ने आज ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि आज 2 बजे शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं मिलिंद देवड़ा। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की 48 सीटों पर समीकरण बदलने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा आज शिवसेना शिंदे गुट से हाथ मिलाएंगे। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने से पहले उन्होंने आज सिद्धि विनायक मंदिर जाकर भगवान गणपति का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा बंगले जाकर मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे। उन्हें खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी में शामिल करवाएंगे। देवड़ा के साथ बड़े पैमाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे। मिलिंद देवड़ा के एनडीए के पाले में जाने से महाराष्ट्र में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने पर जयराम रमेश ने मुरली देवड़ा को याद किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुरली देवड़ा कट्टर कांग्रेसी थे। मुरली देवड़ा मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने पर बीजेपी ने तंज कसा है। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि राहुल गांधी को पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ न्याय करना चाहिए और न्याय यात्रा बाद में करनी चाहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर है। मिलिंद के इस्तीफे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। दक्षिण मुंबई सीट न मिलने से नाराज थे मिलिंद देवड़ा। दक्षिण मुंबई सीट पर शिवसेना शिंदे गुट से डील हुई है। मिलिंद देवड़ा की कांग्रेस छोड़ने की इनसाइड स्टोरी भी जान लीजिए। इंडिया फ्रंट में महाराष्ट्र की दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर पेंच फंसा था। मिलिंद देवड़ा दक्षिण मुंबई सीट को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के संपर्क में थे। मिलिंद ने जयराम रमेश से कहा था कि दक्षिण मुंबई परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट है। मोदी लहर की वजह से शिवसेना के अरविंद सावंत इस सीट पर जीते थे। अब शिवसेना उद्धव के साथ मोदी नहीं है, इसलिए वो सीट कांग्रेस को लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि न्याय यात्रा में शामिल होकर अपना पक्ष रखूंगा। उनकी बात राहुल गांधी तक पहुंचा दीजिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, भविष्य में भी हम संपर्क में बने रहेंगे। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने पर शिवसेना उद्धव गुट ने तंज कसा है। संजय राउत ने कहा कि मुरली देवड़ा बड़े नेता थे, मगर दक्षिण मुंबई सीट शिवसेना का गढ़ रही है। ऐसे में दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट अरविंद सावंत के पास ही रहेगी। दक्षिण मुंबई सीट पर शिवसेना उद्धव गुट कोई समझौता नहीं करेगा। इंडिया फ्रंट पर दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से शिवसेना उद्धव गुट का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। और टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मिलिंद देवड़ा उनके संपर्क में थे और वो खेल खेल रहे थे। जयराम रमेश ने देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने की टाइमिंग को राहुल गांधी की न्याय यात्रा से भी जोड़ा है। जयराम रमेश साहब मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि जयराम साहब आप उनके संपर्क में भी थे, फिर भी उन्होंने आपकी भी नहीं सुनी। नहीं, ये तो वो खेल खेल रहे थे। बिल्कुल साफ हो गया है कि उन्होंने पहले ही मन बना लिया था और प्रधानमंत्री ने उनको कहा होगा कि आज ही निकलो, क्योंकि आज सारे देश में, सारे अखबारों में, चैनलों में, मीडिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत का हेडलाइन चल रहा है। तो एक 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मिलिंद देवड़ा का नाम स्क्रॉल पर आएगा। सर, उन्होंने लिखा है कि 55 सालों का मेरे परिवार का पुराना रिश्ता रहा कांग्रेस से। उनके लिए भी दुख की अगर बात है तो आपके लिए भी झटका है? तो उनके पिताजी से कुछ सीखना चाहिए ना। सत्ता में थे कांग्रेस पार्टी, मुरली देवड़ा जी एक कट्टर कांग्रेसवादी थे। अगर हम सत्ता में हों या विपक्ष में हों, उन्होंने कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। वो सांसद रहे, मंत्री रहे, हम विपक्ष में भी रहे हैं कई साल,
इंदिरा जी के ज़माने में, राजीव गांधी जी के ज़माने में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब वो सांसद थे और मंत्री भी थे। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस टूट रही है। विडंबना देखें, एक ओर श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर उनके ही घर के नेता, दल के नेता उनको कांग्रेस छोड़ो अभियान के तहत धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। इसके पूर्व भी कई सारे नेताओं ने कांग्रेस दल को त्याग दिया। अब देवरा परिवार जो कांग्रेस दल में विगत 55 वर्षों से रहा, इससे एक निराशा तो होती है। मैं मिलन जी को जानता हूं, मैं राजनीतिक साथी के साथ साथ उनको व्यक्तिगत मित्र भी मानता था और पिछले कई वर्षों में स्वाभाविक है हम लोग बहुत ज़्यादा उम्र में अलग नहीं हैं, तो एक दूसरे से चर्चा भी होती थी। चर्चा न केवल राजनीतिक होती थी बल्कि विचारों की होती थी। देश का कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, उनका क्या है, मोदी के बारे में अपनी अपनी, तो जिस तरह की बातें वो कम से कम मुझसे कहते थे, ऐसा व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी भी घटक दल से जाकर जुड़ जाए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। आप राम कदम और संदीप दीक्षित को सुन रहे थे। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि इससे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उन्होंने देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने पर हैरानी जरूर जताई है। क्या कह सकता है, किसी को अगर पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दे, मैं क्या कह सकता हूँ। कुछ दिन पहले नागपुर में उनसे मुलाकात हुई, अच्छी अच्छी बात भी हुआ, तब आपस में मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हुई थी। उनके बारे में हम सही सलामत है या नहीं पूछा, खैरियत पूछे गए, उन्होंने भी मेरे खैरियत पूछी। पहले हमारा मंत्री थे, चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, तो अभी गए तो मैं क्या कर सकता कि आप पार्टी के अंदर मिनिस्ट्री भी रहे, आपके उनके पिता ने भी हमेशा पार्टी के अंदर रहे और जब उनको ज़रूरत है, पार्टी को उनकी ज़रूरत है और उतार चढ़ाव हर पार्टी में आते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो भी उन्होंने कदम जो उठाया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। नए साल में दूसरी बार दक्षिण के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश और केरल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 16 और 17 जनवरी को करेंगे दौरा। 16 जनवरी को आंध्र के पुट्टापर्थी में नरसिंह का उद्घाटन होगा और 17 जनवरी को केरल के गुरुवयूर मंदिर में दर्शन करेंगे। वहीं 17 जनवरी को कोच्चि में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साल की शुरुआत में तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल गए थे पीएम। दिल्ली के रविदास मंदिर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के सफाई अभियान का आगाज कर दिया। इसके तहत देश भर के तीर्थ स्थानों में आज 22 जनवरी तक सफाई की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के रविदास मंदिर से 22 जनवरी तक चलने वाले तीर्थ स्थल वृहद सफाई अभियान का आगाज कर दिया है। इस दौरान नड्डा ने मंदिर में स्वच्छता सेवा की। पार्टी इस सफाई अभियान से आम लोगों को भी जोड़ेगी। सफाई के बाद वो गुरु रविदास मंदिर में भजन गाते लोगों के साथ भी शामिल हुए और कहा कि मंदिर आकर उन्हें गुरु जी के बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिली। मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होकर 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हरेक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे और वहां भजन कीर्तन भी करेंगे। और साथ ही साथ 22 तारीख को हर व्यक्ति अपने अपने घरों में दीप ज्योति दीपमाला जलाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता सेवा की। धामी ने नैनीताल के मशहूर कैंची धाम में बाबा नीम करौरी मंदिर में सफाई की। और बीजेपी के सफाई अभियान में देश के कई नेता भी शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी ने अयोध्या में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। बीजेपी ने आज से 22 जनवरी तक देश भर में चलने वाले तीर्थ स्थलों ने वृहद स्वच्छता अभियान का आगाज कर दिया है। इसी के तहत सीएम योगी अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पहुंचे और वृहद सफाई अभियान का शुभारंभ किया।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और सफाई की। इससे पहले उन्होंने बालकेश्वर महादेव मंदिर में सफाई अभियान चलाया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अंगुल के मां हिंगुला मंदिर में सफाई की और लोगों से भी मंदिरों से स्वच्छता सेवा की अपील की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आह्वान किया गया है, समग्र हिंदू समाज के लोग उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज से मकर संक्रांति शुरू हो रही है। आज से लेके 22 जनवरी तक भारत की सभी तीर्थ स्थानों को पहुंचे, वहां उनकी स्वच्छता अभियान चलाए। गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने धोलेश्वर महादेव मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और पूजा अर्चना की। तो बीजेपी के तमाम नेता इस सफाई अभियान से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मंदिरों में स्वच्छता अभियान की अपील के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर यह सफाई अभियान शुरू हुआ है। केशव जी, लोग जोड़ के देख रहे हैं कि स्वच्छता अभियान, ये सब जो कहा जा रहा है उसको चुनाव से भी जोड़ के देख रहे हैं। देखिए, दृष्टिकोण है, जिसको दृष्टि दोष होगा, चाहे वो सपा वाले हों, बसपा वाले हों, कांग्रेस वाले हों, चाहे भाजपा विरोधी गठबंधन के लोग हों, उनको ऐसा ही दिखाई देगा। उनको स्वच्छता नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वह देश को गंदगी में रखना चाहते थे। देश को स्वच्छ रखा जाए, यह संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। स्वयं उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत झाड़ू लगा करके की, कूड़ा उठा करके किया। प्रयागराज के कुंभ, जहां 24 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, वहां आए तो सफाई कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठाकर, स्वयं जमीन पर बैठकर उनके चरण धो करके सफाई के महत्व को कितना आगे बढ़ाया। और आज 14 जनवरी है, 14 जनवरी से 22 जनवरी तक पूरे देश में, केवल केशव प्रसाद मौर्य यहाँ नहीं कर रहा स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम, पूरे देश के अंदर हमारे सभी पार्टी के भी कार्यकर्ता और समाज भी आगे आया। अभी तो गांव-गांव में स्वच्छता होगी, मंदिरों के साथ साथ मोहल्ले स्वच्छ होंगे। 22 जनवरी को जब घर घर दीपावली मनाई जाएगी, तब इनकी छाती फट जाएगी। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला में राम यात्रा निकाली। TV9 संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने अनिल विज से खास बातचीत की। अनिल विज हमारे साथ मौजूद हैं। विज साहब, श्री राम यात्रा निकाली जा रही है, आज क्या खास है इसमें? देखिए, 22 तारीख को जो 500 वर्षों के बाद अयोध्या जी में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, सारे देश में उससे उत्साह है। सारे देश में तैयारियां की जा रही हैं। हर चौक पे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर टाक पे, हर चैनल पे राम जी की चर्चा हो रही है। तो अंबाला के लोग भी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आज हम ये विशाल यात्रा निकाल रहे हैं। इसके साथ ही हमने आह्वान किया है कि अपने अपने क्षेत्र के जो आपके मंदिर, शिवालय या जो तीर्थ स्थान हैं, उन सबको भी 22 तारीख तक साफ करो और भोजन भी सात्विक करो। अंदर से बाहर से सब तरह से शुद्ध होकर, शुद्ध वातावरण बनाकर हम ये करें।